Hello students, let us learn today chapter number 10, Living Creatures, exploring their characteristics. So straight away we will jump to table 10.1, wherein we have to classify certain things into living and non-living. जब हम क्लासिफाई करेंगे ना तो हम अपने आप से कंपेयर करेंगे. What are you, living or non-living? Yes, correct. You are living, right? तो 3 कैरेक्टर्स ले लेते हैं. आपके लिविंग होने का रीजन क्या है? यू कैन ब्रीद. सांस अंदर ले सकते हैं, सांस बाहर छोड़ सकते हैं, राइट? यू कैन ब्रीद इन एयर, राइट? सो नाउ अगेन वी कैन मूव. We can move, right? We can move our hands, we can move our legs, we can move our neck. So we can move from one place to another as well. So movement is another characteristics of us. Now what else? We grow also, right? तो जैसे आप बेबी के टाइम में थे छोटे से, वैसे तो नहीं रह गए ना. आपने धीरे धीरे ग्रोथ की है, राइट? आपकी ग्रोथ हुई है धीरे धीरे. तो ऑब्वियसली आप ग्रो करते हैं तो आप लिविंग बीइंग हैं. तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रीदिंग, मूवमेंट और ग्रोथ, इनको कंपेयर करते हैं पेंसिल बुक के साथ, राइट? तो पेंसिल को देखते हैं. पेंसिल नॉन लिविंग है. व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट ब्रीथ. बुक भी नॉन लिविंग है, राइट? NL फॉर नॉन लिविंग. बुक भी नॉन लिविंग है. इट कैन नॉट ब्रीथ, इट कैन नॉट मूव, इट कैन नॉट ग्रो लाइक अस. नाउ व्हाट अबाउट पिजन एंड प्लांट? तो पिजन और प्लांट क्या मूव कर सकते हैं? पिजन मूव करता है, इट फ्लाइज इन द एयर, राइट? व्हाट अबाउट प्लांट? प्लांट भी मूव करता है. We will talk about it in a short while. What about breathing? Pigeon can breathe. Plants भी take in air करते हैं. We will again talk about it. Pigeon can grow. Yes, जब वो बेबी पिजन था उससे बड़ा हुआ ना. प्लांट भी छोटा सा सीड होता है और उससे वो ग्रो करता है, राइट? सो बोथ pigeon and plant are living. L for living. Now the question arises for car. देखिए, कार ब्रीद नहीं करता. We all know that. कार ब्रीद नहीं करता, कार ग्रो नहीं करता, but car can move. So is car living? Not at all. Car is not living. It can move from one place to another, but can it move on its own? No, it cannot move on its own. आप गाड़ी को चलाते हैं तभी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह चलती है, वरना गाड़ी खुद से नहीं चल सकती, राइट? ऑटोमेटिक भी होती है गाड़ी, तो आपने उसको ऑटोमेशन की क्षमता दी होती है. तो कार कैन मूव बट इट इज नॉट अ लिविंग being. Now let us jump to the next page, जहाँ पे हम एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि है मूवमेंट, उसको कंपेयर करते हैं प्लांट्स में. तो देखिए, प्लांट्स जो है वो मूव करते हैं. मैंने आपको बोला था प्लांट कैसे मूव करते हैं. प्लांट यहाँ से वहाँ भागते थोड़ी ना है. प्लांट की मूवमेंट अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर सीन अ बर्ड कन्वर्टिंग इनटू अ फ्लावर? बट कैसा होता है? पेटल्स सारे इकट्ठे होते हैं, और जब फ्लावर में ब्लूम करता है, ब्लूमिंग होती है ना, तो पेटल्स कैसे बिखर से जाते हैं, सेपरेट आउट करते हैं. तो वो भी मूवमेंट जो है वो भी प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? तो हम कहते हैं प्लांट्स मूव. See, opening of flowers is definitely one of the examples of movement in plants. एक और interesting phenomena है students in nature, that is of insectivorous plants. अब यहाँ पे क्या है? ड्रोसेरा का एग्जाम्पल है. यहाँ पे नोटिस करते हैं, ड्रोसेरा का एग्जाम्पल है. इट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट. इसका ना सॉसर शेप्ड लीव्स है. और अगर आप यहाँ नोटिस करें, मैं दूसरे मार्कर से मार्क करती हूँ, अगर यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ पे ना प्रोजेक्शंस है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है. कैन यू सी? सारे लीव्स पे. तो ये प्रोजेक्शंस क्या है ना, इसके एंड्स दे आर स्टिकी. They are sticky. The ends of every projections are sticky. तो कोई भी अगर इंसेक्ट आता है और इन प्रोजेक्शंस पे कोई भी हेयर पे बैठता है, तो क्या होता है? तो
inwards folding of those hair take place and the insects gets trapped in it. So it's a trapping mechanism. Insectivorous plants rely on insects for their nutrition. तो insects आती हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पे बैठेगी तो क्या होगा, हेयर लाइन प्रोजेक्शंस वैसे स्टिकी होते हैं उनके एंड्स, तो वो ट्रैप हो गई और उनके सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड देन दे just fold inwards to trap the insect. Now there are other interesting insectivorous plants too in the nature. For example, Venus flytrap. तो Venus flytrap में क्या होता है, the petals are like lobed like structure, they are hinged together. जैसे दरवाजे के hinges होती है ना, they are hinged together. And in that lobe like structure, there are again hair projections. Now hair projections जो है उनमें एक ना अलार्म सिस्टम रहता है. जैसे कि इंसेक्ट अगर किसी भी हेयर पे ट्राइकोम्स बोलते हैं उनको, किसी भी हेयर पे बैठती है तो क्या होता है, इनका एक अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है. अगर 20 सेकेंड में, अगर 20 सेकेंड में उस इंसेक्ट ने दूसरे हेयर पे भी उसकी मूवमेंट हुई, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुई पास वाले नेबरिंग हेयर में, तो क्या होता है, एक प्रेशर चेंजिंग सिनारियो होता है पूरे सेल्स में. ये बाद में हम कभी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो इसमें क्या होता है, जो लोब्स है ना, वो लोब्स जो है वो बंद हो जाती हैं. तो इंसेक्ट्स गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द लोब. दैट इज वीनस फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट ट्रैपिंग. Now let us discuss about another interesting insectivorous plant. वो है पिचर प्लांट. पिचर एकदम पिचर की तरह है शेप उसका लीफ, और पिचर प्लांट के अंदर नेक्टर है, स्लाइमी सब्सटेंसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस है, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वहाँ पे ट्रैप हो जाता है और उसका डाइजेशन पॉसिबल होता है इन pitcher plant. So these are the three very interesting examples of insectivorous plants in nature. Now we will talk about another very common phenomena of movement, which is that of climber. Climber के बारे में आपने सबने पढ़ा हुआ है. Now climber has weak stem, right? तो वो क्या करता है, अपने आसपास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट को it winds around it, right, to create a support for itself. Why? Because it cannot stand upright on its weak stem. The climbers wind themselves around any object placed close to them. So ऐसा नहीं है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दिल्ली से कोलकाता चला गया, कोलकाता से मुंबई, नहीं, राइट. बट उनकी मूवमेंट जो होती है वो अलग किस्म की होती है. क्या क्या डिस्कस किया हमने, बड का फ्लावरिंग and insectivorous plants and climber की movement, right? Now we will come to another characteristic which sets us apart from non-living things, that is growth. तो growth जो होती है वो सब लिविंग बींग्स में होती है. हम छोटे होते हैं, हम ऐसे ही बड़े थोड़ी ना पैदा हुए हैं, हम छोटे रहते हैं, बेबी रहते हैं, फिर बेबी से हम चाइल्ड होते हैं, फिर वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एडल्टहुड, राइट. धीरे 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 हमारी ग्रोथ होती है. तो लिविंग बींग्स है, उनका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, growth. We all grow, right? We all grow. So growth is important. तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, movement and growth. Now we come to another characteristics, and that is needing food to survive. Don't we all need food to survive? Yes, we all need food to survive, right? तो nutrition जो है, nutrition is a common characteristic of living things without which we cannot grow, right? तो क्या क्या डिस्कस हो गया, अगेन मूवमेंट, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, right? Now we come to another characteristics, and that is breathing. हम breathe करते हैं, that is we take in air, right? So breathing is another characteristics that sets you apart from non-living things. Now again, breathing is a part of respiration process. तो respiration क्या होता है? Respiration is a process which involves taking in air. Of course, you take in air
and again then you exhale it out. Exhale मतलब एयर को आप पुश आउट करते हैं अपनी बॉडी से. Now while you take in oxygen, what happens is food is broken down into smaller substances, simpler substances, and in that process you get energy. And that is the entire process of respiration. And you know what? Every living thing undergoes this process daily. Respiration is an essential part of living, and breathing is a part of respiration. I hope it is clear to you. So respiration is obviously, it sets us apart from the non-living things. Now we go on to another characteristic, and that is excretion. Excretion मतलब क्या? Excretion is a process wherein we remove the toxic waste outside our body. We do not want toxic waste to accumulate in our body, isn't it? So excretion is what? Removal of waste products from the body is called excretion. So we excrete in the form of what? In the form of urine, in the form of poo. We also excrete in the form of sweat. Our sweat, remember, consists of water and salts, right? And urine is also a प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन. अभी देखिए फिर से मैं रेस्पिरेशन पे वापस जाती हूँ. हमने कहा हम रिस्पायर करते हैं. व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स क्या ब्रीद इन करते हैं? मैंने आपसे बोला था टेबल 10.1 में दैट प्लांट्स ऑल्सो ब्रीद. बट हाउ डू दे टेक इन एयर? डू दे हैव नोज? नोज तो नहीं है प्लांट्स के पास, बट दे हैव सर्टेन small pores on their leaf surfaces which are called stomata. Stomata जो है वो help करता है plants को to take in air, and also they give out air. Okay, so इसके बारे में भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. And also through stomata plants also give out waste. Plants stomata के थ्रू भी नहीं, plants और भी तरीके हैं जिससे they excrete their toxic waste. So yes, plants respire and plants also excrete. Now we come to another characteristics which is responding to a certain situation. Responding to stimuli. Stimuli मतलब more than one stimulus. और stimulus का मतलब क्या है? Stimulus मतलब एक ऐसा इवेंट जो आपको बाध्य कर दे रिएक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हॉट सरफेस पे हाथ रखा. फर्ज कीजिए आपने एक हॉट सरफेस पे हाथ रखा. तो अगर आप हॉट सरफेस पे हाथ रखेंगे तो क्या होगा? आपको पेन फील होगा. झटके से आप हाथ हटा लेंगे, आपको पेन फील होगा. और अगर आपने गुलाब का जो थॉर्न है उस पे हाथ लग गया तो अगेन आपको पेन फील होगा, आप हटा लेंगे अपना हाथ. तो ये जो रिस्पॉन्स आया ना आपका, दैट इज द एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन also sets you apart from non-living. देखिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं इसको. जैसे स्टिम्युलस है, स्टिम्युलस इज व्हाट? Anything or any event that prompts living beings to respond is called स्टिम्युलस. हर एक एनिमल्स में, हर एक लिविंग बीइंग में ये स्टिम्युलस जो है उस पे रिस्पॉन्ड करने की क्षमता होती है. क्या प्लांट्स में होती है? यस होती है. लेट अस डिस्कस 2 एग्जांपल्स रिलेटिंग टू इट. देखिए मिमोसा, या फिर हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट्स. तो मिमोसा में क्या है? यहाँ पे है भी पिक्चर मिमोसा का. तो मिमोसा में ये जो लीव्स है ना, आप देखिए मिमोसा को अगर आप टच करते हैं, लीफ को कहीं भी टच कर लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टच कर लिया, तो ये जो लीव्स है ना ये क्या होंगी? वो आपस में जो है वो क्लोज हो जाएंगी. दीज विल फोल्ड इनवर्ड्स. दीज पर्टिकुलर लीव्स विल फोल्ड इनवर्ड्स, दे विल क्लोज. तो ये जो है इसको हम छुई मुई भी बोलते हैं क्योंकि छुई मुई सी है ना, तो इसको हम टच करके ही ये शर्मा जाती है, ये क्लोज कर जाती है. लीव्स आपस में ऐसे फोल्ड हो जाती है. तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल स्टिम्युलस वाला है इंडियन गूसबेरी का, विच इज आंवला. तो मिमोसा हमने डिस्कस कर लिया. द प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स व्हेन वी टच देम. नाउ व्हाट अबाउट इंडियन गूसबेरी और आंवला? अगर आंवला की बात करें तो सनसेट के बाद ये लीव्स जो है दे क्लोज.
After sunset, the leaves will come together and they will close. So they are hence called sleeping leaves. So sleeping leaves of amla and the closing leaves of mimosa are perfect examples of plant responding towards stimuli. Now we go on to the next characteristic, which is reproduction, the ability to reproduce. Reproduction का क्या मतलब है? Reproduction का मतलब है कि the process of producing new ones of one's own kind, यानी कि आपने प्रोड्यूस किया बेबी, तो जो बेबी है आपने कैट तो प्रोड्यूस नहीं करना, आप ह्यूमन बींग्स है, यू विल प्रोड्यूस ह्यूमन बींग ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। बट अगर डॉग की बात करें, डॉग ह्यूमन बींग्स नहीं प्रोड्यूस करता, डॉग पपी प्रोड्यूस करता है, cat kitten produce करता है, so they are of your own kind and you reproduce and that is why life on earth is continued. अगर living beings reproduction की क्षमता उनमें नहीं रही तो फिर लाइफ विल डिसकंटिन्यू, एक टाइम के बाद जो लाइफ है वो थम जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। So reproduction is an essential part of living beings and it is very very necessary. Why? Because we need to continue life. It is necessary for continuation of life. Next phenomena that we are talking about is death. All living beings, they are born and they eventually die. So eventually die का मतलब क्या है? These all characteristics that we had just learned, उनकी जो characteristics है, ये सारी characteristics अगर कोई living being show नहीं करता अभी, और resources होने के बावजूद ये जो सारे characteristics है हमने जो अभी पढ़ी, वो लिविंग बींग अगर शो नहीं करता है, इसका मतलब अभी वो लिविंग नहीं है, अभी वो डेड है। अगर वो लिविंग थिंग जो है मूवमेंट नहीं शो करता, ब्रीद नहीं करता, रिस्पायर नहीं करता, एक्सक्रीट नहीं करता, अगर स्टिम्युलस के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये जो सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, तो द थिंग इज कंसिडर्ड डेड। सो लेट अस मार्क, when a living being is not able to exhibit all of the above mentioned characteristics जो भी हमने पढ़ी है, despite the availability of all resources, resources क्या होती है हमारे पास? बेसिक लिविंग के लिए हमें चाहिए फूड, एयर, वाटर, तो ये सारे रिसोर्सेज रहने के बावजूद भी अगर लिविंग बींग ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करता है जो हमने डिस्कस की है, then that is not alive, that is in fact dead. तो हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है? हमने पढ़ा है कि लिविंग बींग्स शो मूवमेंट, राइट? हमने पढ़ा है लिविंग बींग शो मूवमेंट एंड दे ऑल्सो नीड फूड, right? They also need food and they grow as well. They respire, they reproduce, they excrete and they respond to stimuli and eventually die. ये सारे characteristics sets any living thing apart from non-living. Now the question arises, is seed a living or non-living thing? Why? So let us discuss it in the next video. In this video, we will learn about germination. We will also learn about growth and movement in plants and also about plant life cycle. So let us start. तो जर्मिनेशन होता क्या है? जर्मिनेशन बेसिकली होता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीड into a seedling. Through activity 10.2, let us understand what are the conditions for germination. Germination सब conditions में नहीं होती, तो कुछ कुछ conditions ज़रूरी है germination होने के लिए. So let us start with activity 10.2. तो देखिए यहाँ पे कुछ सेटअप्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ. तो यहाँ पे आपको पॉट ए दिख रहा है. तो पॉट ए में क्या है? पॉट ए में है सीड और सीड है सॉइल में और सनलाइट दी हुई है, बट देयर इज नो वाटर. तो क्या लगता है आपको, विदाउट वाटर विल जर्मिनेशन टेक प्लेस? नो, विदाउट वाटर जर्मिनेशन विल नॉट टेक प्लेस. तो जर्मिनेशन के लिए वाटर इज एन एसेंशियल फैक्टर.
सो यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होगी। नाउ लेट अस सी पॉट बी का क्या कंडीशन है। पॉट बी का कंडीशन ये है कि इसमें डायरेक्ट सनलाइट है बट एक्सेस वाटर है, पानी ज़्यादा हो गया। तो पानी ज़्यादा हो गया, क्या इस कंडीशन में यानी कि एक्सेस वाटर की कंडीशन में सीड जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। और इसका रीज़न क्या है कि सॉइल में होते हैं छोटे छोटे पोर्स और उन पोर्स में ऑक्सीजन ट्रैप्ड रहता है एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो इस वजह से जब वाटर ब्लॉक कर देता है उन पोर्स को तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सेकेंडली द सीड ऑल्सो स्टार्ट्स टू रॉट विद एक्सेस वाटर। तो इस कंडीशन में भी जर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ वी गो ऑन टू सी, pot C with moist soil kept in the dark. ओके, मॉइस्ट सॉइल है यानी कि सॉइल को पानी मिला हुआ है बट डार्क है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम डार्क है तो फिर तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि प्लांट्स को तो सनलाइट चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए। दैट इज़ वेरी ट्रू कि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, बट फॉर जर्मिनेशन most of the seeds do not require sunlight. They require dark conditions. But there are exceptions. कुछ seeds को सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। तो इस कंडीशन में जर्मिनेशन होगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बीन सीड्स। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट बीन सीड्स। तो बीन सीड्स के केस में सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती फॉर जर्मिनेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉट डी। तो पॉट डी के बारे में बात करते हैं। पॉट डी में है मॉइस्ट सॉइल केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट। नाउ दिस इज एन ओपन एंडेड केस। देखिए, अगर डायरेक्ट सनलाइट में बहुत देर तक रख दिया तो क्या होगा? डायरेक्ट सनलाइट में बहुत देर तक अगर रखा तो सीड्स जर्मिनेट नहीं भी कर सकते बिकॉज सीड्स को, बीन सीड्स को जर्मिनेशन के लिए डार्क कंडीशंस चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ एन ओपन एंडेड केस। तो हो सकता है जर्मिनेट करे, हो सकता है नहीं करे, बट येस पॉट सी के केस में वी आर वेरी वेरी श्योर कि जर्मिनेशन होगी ही। अगर कम सनलाइट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट नहीं है तो हो सकता है सीड्स जर्मिनेट भी कर जाए। सो व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन? जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल कंडीशंस हैं 3, यानी कि सबसे पहले तो हमें चाहिए एक डार्क एनवायरनमेंट जहाँ पे सनलाइट नहीं हो, और सेकेंडली वी नीड वाटर, थर्डली वी नीड एयर। अब पहले तो जर्मिनेशन की कंडीशन से पहले लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। एक सीड का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि जर्मिनेशन कैसे होता है। देखिए, ये सीड का स्ट्रक्चर है, राइट? तो यहाँ पे जो है सीड में 3 पोर्शंस जो है मेन होते हैं। सबसे पहले तो इट इज़ कवर्ड बाय अ सीड कोट। कोट आप पहनते हैं विंटर के दिनों में जिससे आपको हार्श कंडीशंस से राहत मिले, ठंडी हवा आपके बॉडी में नहीं जाए, राइट? तो हार्श कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सीड्स भी सीड कोट डेवलप करते हैं, राइट? एंड सेकेंडली दे हैव अ बेबी प्लांट ग्रोइंग इनसाइड द सीड। तो बेबी प्लांट जो है उसको कहते हैं हम एम्ब्रायो। तो हमने सीड कोट के बारे में डिस्कस किया, हमने एम्ब्रायो के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है वो है न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग एलिमेंट, और वो क्या होता है? वो होता है कॉटलिडन। तो ये पोर्शन जो है दैट इज कॉटलिडन दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द बेबी प्लांट। अब जो है हमने सीड के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ वाटर हेल्प्स इन जर्मिनेशन। क्यों मैं बोल रही हूँ कि वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन? देखिए, वाटर वो आपके सीड कोट जो है, सीड कोट तो हार्ड है, सीड कोट हार्ड है, बट वाटर जो है उसको नरम कर देता है, सीड कोट को सॉफ्ट कर देता है। तभी तो रूट शूट ग्रो कर पाएंगी, उनको फाड़ के निकलेंगे, है ना? तो सीड कोट को क्योंकि पियर्स करके निकलना है तो सीड कोट को नरम भी करना है। दैट इज वाई वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। सी यहाँ पे क्या लिखा है?
Seeds require water for germination and water enables the seeds to carry out processes necessary for their growth. तो कुछ processes है जो seed को develop करने के लिए help भी करता है and seed coat को soften करने में मदद करता है which helps the tiny embryo inside it to develop into a plant. Next we discuss about air and soil. देखिए एयर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड. तो सीड से सीडलिंग तक का स्टेज वो अगर एयर नहीं है तो वाइटल प्रोसेसेस नहीं होंगे. और एयर कहाँ से मिलता है? एयर उसको मिलता है सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, उनके अंदर जो एयर ट्रैप रहता है सीडलिंग उसको यूज़ करता है. रिमेंबर सीड्स, मोस्ट ऑफ द सीड्स रिक्वायर डार्क कंडीशन. तो उसको डायरेक्ट जो एयर है वो एनवायरनमेंट से नहीं मिलती, वो यूज़ करता है सॉइल के जो बीच में स्पेसेस है उनमें जो एयर ट्रैप्ड है उसको फॉर देयर वाइटल फंक्शन. So seed needs air for germination. They use air available in the spaces between soil particles. Moreover, spaces between the soil particles allow roots to grow very easily. Now we talk about light and डार्क कंडीशंस. देखिए कुछ कुछ सीड्स को लाइट कंडीशंस की ज़रूरत होती है और ज़्यादातर सीड्स को डार्क कंडीशंस की ज़रूरत होती है. डार्क एंड ह्यूमिड कंडीशंस आर वेरी वेरी आइडियल फॉर अ सीड टू डेवलप इनटू अ सीडलिंग, दैट इज फॉर जर्मिनेशन टू अकर. For the bean seeds, presence of light is not essential for their germination. In general, this is very important, you must know it. In general, most seeds do not require light for germination. But after germination, obviously sunlight is required. क्योंकि क्या करना है? खाना बनाना है और खाना बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. देखिए जब तक सीड जो है वो सीड स्टेज पे ही है, सीडलिंग स्टेज पे नहीं गया, जब तक लीव्स डेवलप नहीं किए तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, राइट? लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट, यू ऑल नो दैट. तो सीड जब तक सीडलिंग में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक बाकी सब प्रोसेसेस नहीं होते, लीफ डेवलप नहीं करता, तब तक कॉटलिडन्स जो है बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पे इट इज़ मेंशन कि कौन से प्लांट्स जो है वो सनलाइट की ज़रूरत होती है उनको फॉर जर्मिनेशन. नाउ कोलियस एंड पेट्यूनिया, दे रिक्वायर लाइट to germinate. They are exceptions. ये क्या होते हैं? ये exceptions है. बाकी कुछ कुछ सीड्स तो ऐसे हैं जो अगर आपने सनलाइट में रख दिया ना तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे. These are calendula and zinnia. ये इनके एग्जाम्पल्स हैं. Need total darkness to germinate. नाउ जैसे कि हमने चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी में भी पढ़ा था कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पहले तो उसको कॉटलिडन से न्यूट्रिशन मिलता है, सेकेंडली जब उसके लीव्स आ जाते हैं तब उसको लीफ से न्यूट्रिशन मिलता है और रूट से भी उसको न्यूट्रिशन वाटर मिलता है. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी क्लियरली सीन इन प्लांट्स एंड दैट इज ग्रोथ एंड मूवमेंट. देखिए पार्ट 1 में हमने थोड़ा बहुत इस बारे में डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था अबाउट अ बर्ड विच डेवलप इनटू फ्लावर. तो पेटल्स जो है वो खुल जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं टू मेक अ फ्लावर, राइट? तो इस प्रोसेस में भी मूवमेंट इन्वॉल्व है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट several insectivorous plants like Drosera, like Venus flytrap, pitcher plant. तो ये सब हमने डिस्कस किया था इन रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ प्लांट्स. अब देखिए ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट्स जो है दैट इज अ वेरी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फॉर प्लांट्स टू बी कॉल्ड लिविंग बीइंग्स, राइट? सो लेट अस डिस्कस. तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है हमारा? एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि हमें बीन सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए रखना है और जर्मिनेट जब हो जाए तो एक सीडलिंग जो है उसको हम टाई करेंगे विद अ कॉटन थ्रेड टू ब्लॉटिंग शीट विद द रूट ग्रोइंग डाउनवर्ड्स एंड द शूट गोइंग अपवर्ड्स. ओके, और उसको हम रख देंगे बीकर में विद सम वाटर. देखिए यहाँ पे है,
यहाँ पे दिया भी हुआ है फिगर टू एक्सप्लेन हाउ द थिंग्स आर डन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्ट ए में तो सीडलिंग जो है, सीडलिंग अब जर्मिनेट हो गया ना, सीडलिंग बन गया। अब सीडलिंग को हम टाई करते हैं विद अ कॉटन थ्रेड टू अ ब्लॉटिंग शीट, और बीकर में रखा है थोड़ा सा पानी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, तो पानी क्या करेगा, उसको मॉइस्ट रखेगा, सीडलिंग को ग्रो भी तो करना है। तो उसमें जो है रूट जो है डाउनवर्ड्स है और शूट अपवर्ड्स है। अब डेलिबरेटली हम इस कंडीशन को चेंज कर देंगे इन पार्ट बी। तो सेटअप बी में हमने कंडीशन चेंज कर दी। उसमें क्या चेंज किया हमने सीडलिंग को उल्टा कर दिया, यानी कि हमने डेलिबरेटली रूट को ऊपर रखा और शूट को नीचे रखा, उल्टा कर दिया सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि क्या शूट नीचे जा रहा है और रूट अपवर्ड्स जा रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि सिचुएशन चेंज करते ही क्या शूट नीचे जाने लगा और रूट ऊपर जाने लगा, उसको हम चेक करेंगे। नाउ इन सिचुएशन सी अब क्या करना है, सीडलिंग है अपराइट, नो डाउट, रूट नीचे है, शूट ऊपर है, लेकिन हमने उसको ढक दिया है एक कार्डबोर्ड बॉक्स से, और कार्डबोर्ड बॉक्स में कर दिया है एक होल। अब उस होल से सनलाइट आ रही है, तो हम देखते हैं क्या जो शूट डेवलपमेंट है वो सनलाइट से अफेक्टेड होती है, क्या वो शूट सनलाइट की तरफ झुक जाएगा विद ग्रोथ। लेट अस ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, देखिए ऑब्जर्वेशन भी मेंशन है। तो कोई भी कंडीशन हो, चाहे आपने उल्टा कर रखा है सीडलिंग को, शूट जो है वो अपवर्ड्स ही ग्रो करेगी और रूट जो है वो डाउनवर्ड्स ही ग्रोथ होगी उसकी। तो ग्रोथ कैसी होती है, रूट गोइंग डाउनवर्ड्स, शूट गोइंग अपवर्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या है, पार्ट ए में आ जाते हैं, पार्ट ए के रिजल्ट्स में रूट तो डाउनवर्ड्स था ही, शूट अपवर्ड्स था ही, और वही चलता जाएगा। बट पार्ट बी में क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा टेढ़ा मेरा ग्रोथ है। क्यों, क्योंकि आपने उल्टा रखा है सीडलिंग को, और उल्टा रखने की वजह से क्या हुआ, अब शूट को तो ऊपर ही जाना है ना, तो शूट कैसे भी एक कर्व बनाते हुए ऊपर जा रहा है और रूट भी कर्व बनाते हुए नीचे जा रहा है। यानी कि क्या, यानी कि चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में रख दे सीड को, शूट को तो जाना है ऊपर ही और रूट को तो जाना है नीचे ही। एंड नाउ पार्ट सी, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था, होल में से सनलाइट आ रही है। Here you can see, very well see that the shoot is actually moving towards the sunlight. वो उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, वो सनलाइट की तरफ झुक रहा है। So you see the growth and movement over here very clearly through this activity. ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, we conclude, see over here, we conclude that shoots of plants grow upward and exhibit movement towards sunlight, but roots of plants grow downwards. ये तो आपने नोटिस किया ही होगा while doing this experiment. Next हम करते हैं life cycle of a plant. Let me explain it through the help of a diagram given in your NCERT book. तो यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल किस तरीके से एक्सप्लेन की गई है। आप भी ऐसा फिगर बनाएंगे जब लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट के क्वेश्चन आएंगे। विदाउट डायग्राम्स योर आंसर विल बी इनकम्प्लीट और आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है मार्क्स लूज करने की, अच्छा डायग्राम बनाइए और अच्छे मार्क्स ले जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद अ सीड। वी ऑल स्टार्ट विद सीड, राइट। तो सीड से स्टार्ट करते हैं। सीड को आपने अप्रोप्रिएट कंडीशंस दिए जर्मिनेट होने के लिए। क्या क्या अप्रोप्रिएट कंडीशंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एयर, वी नीड वाटर, एंड व्हाट एल्स वी नीड, यस एयर वाटर के साथ हमें चाहिए डार्क कंडीशंस। मोस्ट ऑफ द सीड्स के केस में हमें चाहिए डार्क कंडीशंस फॉर अ सीड टू जर्मिनेट। तो जर्मिनेट हो गया यानी कि स्टेज 2 पे आ गया। देखिए स्टेज 2 पे आ रहा है, तो स्टेज 2 में रूट्स भी आ गए, शूट भी आ गए। तो नाउ द कॉटलिडन्स दे विल गिव राइज टू द फर्स्ट leaves, right? They are called the first leaves, the embryonic leaves they are called. So ये appearance of leaves will be the stage
3. Now we come on to stage 4. अब क्या हो गया, अपीयरेंस ऑफ लीव्स आ गए, तो क्या वाइटल प्रोसेस शुरू हो गया, वाइटल प्रोसेस ये शुरू हो गया कि फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई। अब क्योंकि प्लांट्स को अभी कॉटलिडन्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला लीफ तो आ गया है, तो अभी क्या होगा, अभी कॉटलिडन्स जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, सो दे विल जस्ट बी ड्रॉप्ड इनटू द सॉइल एंड दे विल बी इवेंचुअली पार्ट ऑफ द सॉइल। तो कॉटलिडन्स गायब हो जाते हैं और जो लीव्स हैं वो फर्दर ग्रो करती है। एंड देन वी कम ऑन टू स्टेज 4 where there is appearance of flowers. अब फ्लावर्स से क्या होता है, क्या डेवलप होता है, फ्लावर्स से डेवलप होता है फ्रूट, और फ्रूट में होता है सीड। तो स्टेज 4 हो गई जहाँ पे फ्लावर्स appear हो गए। फ्लावर्स आर द reproductive organs of the plant. Now appearance of fruits will occur from the flowers. Now fruits having the seeds will again give rise to a seedling. तो देखिए fruit pod with seeds, they will give rise to a seed, then it will give rise to a seedling, and so on. This process, this entire cycle will go on until and unless the plant dies. Again a characteristic of a living being. All living being die. Plant also ultimately dies. So this is the end of the video. In the next video we will learn about life cycle of animals. Hello Anveshan scholars, today we are going to learn about life cycle of animals. First we are going to learn about life cycle of a mosquito, then we will follow it with life cycle of silk moth, and then life cycle of a frog. So let us start with mosquitoes. अब mosquitoes का नाम लेते ही ना इरिटेशन सी होती है ना, that buzzing sound and that itching when it bites us. But what is more scary is the fatal diseases that they can cause. They can cause diseases like chikungunya, dengue and malaria. So these need to be contained. इनकी population कंटेन करना बहुत ज़रूरी है, मस्कीटोज़ को पनपने नहीं देना है। तो मस्कीटोज़ की बात करते हैं, इंसेक्ट की बात करते हैं, तो उनके लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस काफ़ी प्रोमिनेंट है। इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में जो 2 स्टेजेस बहुत प्रोमिनेंट है वो है लार्वा एंड प्यूपा। तो पहले तो इन 2 स्टेजेस को समझते हैं। लार्वा is a stage of an insect's life where it is the active stage. You know, it is the active stage जहाँ पे feeding पे ज़्यादा concentrate किया जाता है। feeding होती है, जितना खाएंगे उतना ज़्यादा energy store कर पाएंगे अपने आप में। And then there is pupa stage. तो pupa stage में क्या होता है, pupa stage is almost opposite, inactive state है, transitional state है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज हो रहा है उसके फॉर्म में, इंसेक्ट के फॉर्म में, कि वो एडल्ट इंसेक्ट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई देता है फ्रॉम द प्यूपा, राइट। सो ये जो लार्वा और प्यूपा के स्टेजेस हैं, मस्कीटोज भी इनके थ्रू गुजरता है। फिर फर्स्ट look at the life cycle and then I will come to what all is written in the textbook. So life cycle है नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टेज 1 में क्या हुआ, मस्कीटो ने एग ले की, राइट। और मस्कीटो एग ले कहाँ करता है, पानी में। तो पानी में एग ले किया एंड देन इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू लार्वा। तो लार्वल स्टेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे इलोंगेटेड बॉडी है ना, इलोंगेटेड बॉडी, और कितना डिफरेंट लग रहा है एग से। एंड देन इफ यू गो ऑन टू प्यूपा स्टेज, द स्टेज 3, कितना डिफरेंस है लार्वा और प्यूपा के स्ट्रक्चर में, यू कैन ऑब्जर्व, राइट। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज सो डिफरेंट देन द लार्वल स्टेज। और लार्वल स्टेज में खाते गए बढ़ते गए, और प्यूपा स्टेज में थोड़ा सा इनएक्टिव स्टेज हो गया। अब लास्ट में क्या आया, द एडल्ट मस्कीटो स्टेज, यानी कि अब बारी है छोटे से लार्वा और प्यूपा को अब एडल्ट मस्कीटो में कन्वर्ट करना है। तो पहले एग, then larva, then pupa, and then adult mosquito. And then the adult mosquito, when time comes, it then lays eggs, and the cycle of
mosquito, it goes on, and that is responsible for the continuity of life of mosquito. लेकिन मस्कीटो जो इतना पनपने लगा तो हमें डिजीजेस होने के चांसेस हैं, जैसे कि मैंने बोला था चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब फेटल डिजीजेस हैं, राइट. सो वी नीड टू कंटेन देयर पॉपुलेशन. और अगर आप देखेंगे स्टैगनेंट वाटर में, ये देखिए स्टैगनेंट वाटर में ये मस्कीटोस पनपते हैं. स्टैगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी. क्यों? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ये अनडिस्टर्ब्ड है वाटर बॉडी. सेकेंडली जो लार्वल स्टेज में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टेल है, फाइन टेल है, लेकिन वो इतना स्विमिंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक फ्लोई वाटर में पनप सके. तो ऑब्वियसली इट विल पेरिश ऑफ. दैट इज वाई मस्कीटोज प्रेफर लेइंग देयर एग्स इन द स्टैगनेंट वाटर सो दैट लार्वा कैन ग्रो एंड डेवलप इनटू प्यूपा, एंड प्यूपा कैन ग्रो एंड डेवलप इनटू एन एडल्ट मस्कीटो. सो आई होप इट इज क्लियर. और जो दो कंडीशंस हैं, वाइटल कंडीशंस है मस्कीटो के ग्रोथ के लिए, लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए. फर्स्ट हो गया, मैंने बता दिया, स्टैगनेंट वाटर. सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है एयर की अवेलेबिलिटी. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में इसको एयर की ज़रूरत होती है. रेस्पिरेशन क्या होता है? प्लीज़ रिकॉल, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और उसके लिए एयर की ज़रूरत होती है. नॉट इन ऑल रेस्पिरेशन, ये आप बाद में पढ़ेंगे. इस केस में, मस्कीटो के केस में, इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एयर की ज़रूरत है रेस्पिरेशन के लिए. तो एयर कैसे मिलता है इसको? लार्वा और प्यूपा जो है दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड दे टेक इन एयर फॉर देयर रेस्पिरेशन. दिस इज़ वेरी वाइटल. तो मैंने आपको ये दो कंडीशंस बता दिए. कौन कौन से कंडीशंस है? फर्स्ट इज स्टैगनेंट वाटर एंड सेकेंडली इट हैज़ टू हैव एयर. तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को क्रॉस आउट कर दूं तो क्या मस्कीटोज की ग्रोथ पे रोक लग जाएगी? उसका लाइफ साइकिल हिंडर्ड होगा? यस होगा. तो करना हमें यही है, जो भी स्टैगनेंट वाटर के सोर्सेज हैं हमारे घर में, हमारे आसपास, पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना है. स्टैगनेंट वाटर के बड़े सारे सोर्सेज हैं. देखिए, एक तो सोर्स हो गया आपका जो पॉटेड प्लांट है, मनी प्लांट हम कई बार पानी में रखते हैं ना, तो ये सोर्सेज है. प्लस कूलर्स में पानी जमा रहते हैं, हाँ, और कोई भी ओपन कंटेनर में बहुत दिनों तक पानी है तो उसको आपको फेंकना है, रिप्लेस करना है विथ फ्रेश वाटर. एंड देन अगर आपके आसपास कोई मार्शी स्वाम्पी एरिया है, अब तो उसका पानी फेंक नहीं सकते, तो करेंगे क्या? तो हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन को हम यूज़ करेंगे. सेकंड कंडीशन क्या थी? एयर ज़रूरत है मस्कीटोज की रेस्पिरेशन के लिए, तो हम एयर कट ऑफ कर देंगे. याद है हमने पढ़ा था ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स टुगेदर. व्हाट हैपेंस व्हेन ऑयल एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर? Yes, correct. Oil forms a separate layer on the water, राइट. तो इसी साइंस के फंडा को हम यूज़ करेंगे. हम क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल डाल देंगे उसी स्वाम्पी मार्शी एरिया में जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर है. और केरोसिन ऑयल क्या करेगा, केरोसिन ऑयल विल सेपरेट द वाटर फ्रॉम एयर. It will cut off the air supply, so the larva and pupa are not able to inhale air, which is vital for their respiration. As a result, they will die. So hopefully it is clear to you. Life cycle of mosquito is very simple. Larva और pupa stage को आपको थोड़ा सा समझना है, बस बाकी सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी. Now we go on to life cycle of silk moth. तो सिल्क मॉथ का आपका टेक्स्ट बुक में ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, आपने छोटी उम्र में भी पढ़ रखा है. सो आई जस्ट ब्रीफ यू अप. यहाँ पे येलो जो बॉक्स है ना, इसमें सिल्क मॉथ का थोड़ा सा दिया हुआ है. सो आई जस्ट ब्रीफ यू अप. तो सिल्क मॉथ में वहाँ पे भी 4 स्टेजेस हैं. पहले तो एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, एंड देन फाइनली योर सिल्क मॉथ, द एडल्ट सिल्क मॉथ. देखिए 4 स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. तो होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सिल्क मॉथ, एक एडल्ट सिल्क मॉथ, इट लेज एग्स, ओके, ऑन मलबरी लीव्स. नाउ द एग हैचेस टू गिव राइज टू लार्वा.
नाउ लार्वा इज व्हाट? द एक्टिव फीडिंग स्टेज, राइट? तो अभी लार्वा का क्या काम है? वो खाना खाएगा। सबसे पहले तो अपना एग शेल ही खा लेता है, देन इट ईट्स अप द लीफ ऑन विच इट वॉज हैच्ड, देन अदर नेबरिंग लीव्स। तो उसको बेसिकली इसको ग्रोथ की ज़रूरत है, एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत है। नाउ इट एडवांसेस टू द सेकेंड स्टेज विच इज़ प्यूपा। रिमेंबर इट इज़ द इनएक्टिव ट्रांजिशनल फेज। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशनल फेज यानी कि मोस्ट ऑफ द शेप रिफॉर्मेशन आती है। ये जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है? लार्वा जो है वो अपने सलाइवा से अपने अराउंड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वीव करता है, और वो सलाइवा जो है इन कंटैक्ट विद एयर इट हार्डन्स अप, so that these are the actual silk fibers we are talking about. These silk fibers are woven around the larva. Now the larva growing inside that house of silk fiber, that cocoon we talk about, that is called pupa. तो pupa है अब cocoon में प्रोटेक्टेड, जहाँ पे रिफॉर्मेशन हो रही है, शेप की चेंजिंग हो रही है। हाँ, बहुत सारे वाइटल चेंजेस अभी हो रहे हैं। अब जब टाइम आया तब क्या होगा? एडल्ट सिल्क मॉथ विल पियर्स इट्स वे एंड देन इट विल बी free to fly, and again it will lay eggs and the cycle goes on and on. This is what silk moth cycle is. Now we will talk about life cycle of a frog. तो फ्रॉग में देखिए, फ्रॉग का आपको पता है फ्रॉग इज एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब क्या? जो कि लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, यानी कि एडेप्टेशंस उसके ऐसे हैं जो कि लैंड के भी हैं और वाटर के भी हैं। चलिए देखते हैं, पहले तो लाइफ साइकिल पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर टेक्स्ट बुक में आपके क्या है वो भी पढ़ते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है ना वो है स्पॉनिंग का स्टेज। स्पॉनिंग मतलब क्लस्टर ऑफ एग्स को रिलीज करना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ एग्स है, ए जो है ना, जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे क्लस्टर ऑफ एग्स है। एंड दीज एग्स, they are not hard eggs, they are jelly like substances and they are all clustered together on the surface of the water. नाउ नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? देखिए लाइफ साइकिल पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेज आता है एम्ब्रायो का स्टेज। एम्ब्रायो यानी कि बेबी एनिमल, जैसे बेबी प्लांट है ना, प्लांट एम्ब्रायो, वैसे एनिमल एम्ब्रायो यानी कि बेबी एनिमल। तो यहाँ पे देखिए स्पॉनिंग के स्टेज से हम आ गए एम्ब्रायो के स्टेज पे, राइट? 3 to 4 days बाद एम्ब्रायो आया, और एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ? एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के बाद हम टैडपोल स्टेज पे गए। हम नहीं गए, फ्रॉग गया, तो टैडपोल स्टेज पे गए। तो टैडपोल स्टेज में भी सब स्टेजेस हैं। एक तो स्टेज है जहाँ पे टेल है बट कोई लेग नहीं है। देखिए यहाँ पे टेल है, यू कैन ऑब्जर्व, एक टेल है लेकिन यहाँ पे कोई लेग नहीं है। अब सेकेंड सब स्टेज पे आते हैं जहाँ पे टैडपोल है with legs and tail both. So you can see over here, if I zoom, you can see over here there is a leg. So and a tail is also visible. So ये tadpole का stage है जहाँ पे leg और tail दोनों है। And now if you can see, then it will go to the froglet stage. Froglet stage 12th week पे froglet stage पे आ गए, जहाँ पे tail भी है, forelimb भी है, hind limb भी है। And then froglet converts into adult frog, यानी कि अभी वो ऐसा हो गया है, उसके hind limbs they are strong enough to jump and they also have webbed features, क्योंकि उसको तो swim भी करना है। and eggs के बाद फिर से embryo stage, फिर से tadpole के 2 sub stages, and then froglet and then the adult frog again. So this is the way the continuity of life is maintained. ये होता रहता है, तभी इसको cycle बोलते हैं। Life cycle of animals are very important to maintain continuity of life. Now important questions. How are these eggs of a frog different from the other eggs that you may have seen? तो आपने बहुत सारे eggs देखे होंगे, तो किस तरीके से ये eggs जो है फ्रॉग के एग्स मतलब वो डिफर करते हैं दूसरे एग्स से। देखिए फ्रॉग के एग्स जैसे मैंने पहले बताया था वो जेली लाइक सब्सटेंसेस हैं, और क्योंकि जेली लाइक सब्सटेंसेस है दे आर नॉट सो वायबल।
हाँ, तो जेली लाइक सब्सटेंसेस है, हार्ड शेल्स नहीं है। हम जब भी एग्स के बारे में सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि ये हार्ड शेल्स होते हैं, बट फ्रॉग के केस में ऐसे नहीं है। एंड दिस इज द रीजन दैट द फ्रॉग्स गिव राइज टू अ क्लस्टर ऑफ एग्स, लॉट ऑफ एग्स एट अ टाइम, क्योंकि उसको ये भी तो चाहिए कि कुछ एग्स तो बचे, क्योंकि उसके एग्स पे तो हार्ड शेल्स हैं ही नहीं, सो दे आर नॉट सो वायबल। Now, second question is, which stage has the shortest duration? If you look at it, the stage that has the shortest duration is the spawning stage, क्योंकि spawning stage से ही embryo जल्दी से आ जाता है 3rd 4th day पर ही। And next, the third question is there a change in the habitat during the various stages in the life cycle of a frog? तो येस, देर इज़ अ चेंज इन द हैबिटेट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप देखें तो टैडपोल के स्टेज में वो पानी में है, राइट, और जब वो एडल्ट फ्रॉग मतलब फ्रॉगलेट से फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया तब वो लैंड पे है, तो उसी हिसाब से एडेप्टेशंस भी चेंज होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, हाउ डू द स्पेशल फीचर्स सपोर्ट दैट स्टेज। देखिए टैडपोल स्टेज में क्या है, टैडपोल स्टेज में अगर आप नोटिस करें टेल है, राइट, एंड द टेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू स्विम। पानी में है तो स्विम करना ज़रूरी है। अनदर एडेप्टेशन, मेजर एडेप्टेशन इज़ दैट इट हैज़ गिल्स। गिल्स जो है वो उसको ब्रीथ करने में हेल्प करता है इन वाटर। And then when it becomes froglet, then frog, adult frog, then what happens is कि इसके गिल्स गायब हो जाते हैं and lungs take its place, क्योंकि अभी उसको लैंड पे ब्रीथ करना है, so it requires lungs for breathing, right? And you notice that there is no tail. Adult frog में tail है नहीं है, हाइंड लिम्ब है जो उसको जंप करने में हेल्प करता है, उसको प्रे खोजने में हेल्प करता है, प्रे के पीछे जाने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली हाइंड लिम्स आर देयर विच आर रिक्वायर्ड फॉर इस लैंड एडेप्टेशंस, राइट। तो लैंड पे अडेप्ट करने के लिए उसको टेल की ज़रूरत नहीं है, उसको गिल्स की ज़रूरत नहीं है। सो नेचर इज सच, एडेप्टेशंस जो है उसमें आ गई है अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। वन इज वाटर एंड सेकेंड इज लैंड, तो उस हिसाब से एडेप्टेशंस है। नाउ द वाइटल क्वेश्चन इज, आपने प्लांट का लाइफ साइकिल पढ़ा, सेकेंड वीडियो जो मेरी थी इस चैप्टर से रिलेटेड, राइट, और आपने एनिमल का लाइफ साइकिल पढ़ा। क्या कुछ सिमिलैरिटी या कुछ डिफरेंसेस आपको नज़र आए? अगर आए हैं तो कमेंट कीजिए, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। देखिए प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उसमें आप देखेंगे कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो रही है एज द स्टेजेस प्रोग्रेस, और कुछ फीचर्स जो हैं वो डिसअपियर हो रही हैं। जैसे एक तो मैं बता देती हूँ, जैसे थर्ड स्टेज में अपीयरेंस ऑफ लीव्स के स्टेज में देखिए, जब अपीयरेंस ऑफ लीव्स होता है ना तो कॉटलिडन की ज़रूरत नहीं है, तो कॉटलिडन जो है वो शेड ऑफ हो जाती है, क्योंकि लीव्स ने अब उसका प्लेस ले लिया है फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द प्लांट, क्योंकि अभी यू नो दैट लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, राइट। अब वो खाना बनाएगा तो कॉटलिडन की ज़रूरत नहीं है, तो कॉटलिडन शेड ऑफ हो जाते हैं। उसी तरीके से देखिए आपने फ्रॉग्स का पढ़ा कि फ्रॉग्स में क्या होता है, गिल्स रिप्लेस्ड हो जाते हैं विद लंग्स, क्योंकि एडल्ट फ्रॉग को गिल्स की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, कुछ फीचर्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं। प्लस हर एक स्टेज में आप देखेंगे जो फॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत बदलता है, बट लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स के केस में, खासकर इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स के केस में आपने देखा कि वाइटल चेंजेस हो जाती हैं, शेप्स में काफ़ी हद तक चेंजेस हो जाती हैं, जो कि प्लांट के केस में उतना नहीं है। देयर इज एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, एडिशन और डिलीशन, लेकिन एकदम से एक घुमाव आ गया फॉर्म में, अपीयरेंस में, ऐसा नहीं होता। So this is the end of the chapter, students. Any doubt, any query, please do comment or contact at datta.anveshabiotech@gmail.com, and please do subscribe. Happy learning. Bye bye.